हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पेपर 3 यूनिट नंबर 2 के नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर क्या किस बारे में पर बात होगा उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। टॉपिक है आणविक वेग। आणविक वेग इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड ये लीजिए, आणविक वेग या मॉलिक्यूलर स्पीड। आणविक वेग या मॉलिक्यूलर स्पीड क्या है? आणविक वेग या क्या है मॉलिक्यूलर स्पीड, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या है समझें। आणविक वेग या मॉलिक्यूलर स्पीड उस वेग को बोल सकते हैं जो अणुओं का होगा। सीधी सी बात, अणुओं के वेग को आणविक वेग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ी बात क्या है कि इसको एक अलग से टॉपिक बनाया गया, इसके कई प्रकार बनाया गया, अलग अलग स्पीड का प्रकार। भाई स्पीड तो एक ही प्रकार का होना चाहिए ना, बट यहाँ पर हम 3 प्रकार की स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड को अलग अलग प्रकार बोलने से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, दिमाग में अगर आप थोड़ा सा बारीकी से सोचना शुरू करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन जनरेट होंगे कि कैसे स्पीड तो मतलब मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार की स्पीड क्या है और इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? तो पहला तो बिना स्पीड के उसके काइनेटिक एनर्जी को नहीं समझाया जा सकता, एक ज़रूरत। तो इसीलिए ऊर्जा को समझाने के लिए स्पीड की आवश्यकता है। दूसरा, ऊर्जा समझा लिए, स्पीड समझा लिए। स्पीड के बाद अब दूसरा चीज़ आता है कि अलग तरह तरह की स्पीड क्यों? तो वहाँ पर भाई हजारों मॉलिक्यूल हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल हैं उस सैंपल में, तो उस सैंपल के अलग अलग मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग है। कोई 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उनको एक ग्रुपिंग कर दिया गया है। एक तरह की स्पीड को एक स्पीड नाम दे दिया गया, दूसरे तरह की स्पीड को दूसरा नाम दे दिया गया, ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 से 3 तरह का स्पीड की बात होती है। तो आणविक वेग क्या होते हैं उनको समझिए। पहले मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी या आणविक वेग। आणविक वेग से गतिज, उनकी गतिज ऊर्जा का अध्ययन संभव है। अध्ययन संभव है ना, ये हो गया। और यह दूसरा लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ काइनेटिक एनर्जी is possible by the knowledge of molecular speed. मॉलिक्यूलर स्पीड के नॉलेज के से ही हम काइनेटिक एनर्जी के को इलाबोरेट करके बता सकते हैं, मतलब विस्तार से समझा सकते हैं कि बिना मॉलिक्यूलर स्पीड को जाने हाउ कैन वी जज द काइनेटिक एनर्जी। स्पीड ही होगा तभी तो हम काइनेटिक गतिज ऊर्जा की बात कर पाएंगे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस दर्शाता है इस स्टडी में, कौन? मॉलिक्यूलर स्पीड। उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड को 3 तरह से दिखाया जाता है ना। मॉलिक्यूलर स्पीड को 3 तरह से बांटा गया है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड। 3 टाइप्स ऑफ स्पीड। यहाँ पर 3 तरह के वेगों का अध्ययन किया जाएगा, है ना। यहाँ 3 प्रकार के वेग होते हैं इस टॉपिक में, है ना। अब यहाँ से 3 प्रकार का वेग क्या है पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर बारी बारी से एक को समझाएंगे। पहला नाम देखें, पहला नाम समझे। एक होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये हो गया इंग्लिश नाम। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग। इसको कई बार नोटेशन वाइज ऐसा दिखाते हैं, v
VRMS, ठीक है, VRMS। और कभी कभी इसको बार लगा के भी दिखा देते हैं, V लिखाओ या U दिखाओ, U कभी कभी हम लोग पीछे में U दिखाए थे, याद करो, U बार। खैर अभी यहाँ से देखो, अभी केवल एक ही नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा जो है वो है एवरेज स्पीड, सिंपली एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं औसत वेग, औसत वेग। और तीसरा जो है उसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको बोलते हैं प्रायिकतम वेग, प्रायिकतम वेग, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या प्रायिकतम वेग। अब यहाँ से देखो नोटेशन, इंग्लिश का यहाँ नोटेशन क्या है, वी एवरेज, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, वी यहाँ पर MP लिख देते हैं शॉर्ट में। तो ये तीन तरह के हम स्पीड की बात करने वाले हैं। तो एक एक को एक एक बार में यूज़ करते हुए मैं यहाँ जो होगा इस पार्ट सेगमेंट में, वहाँ पर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, उस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख दूंगा। अब वो यहाँ देखें, एक है नॉर्मल डेफिनेशन, इसका काइनेटिक थ्योरी को यूज़ करते हुए फॉर्मूला डिराइव होता है ना, कि काइनेटिक थ्योरी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऐसा बोलूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो प्रिंसिपल है या मैथमेटिकल फॉर्म है, उनको रीअरेंज करके यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला निकाला जाता है। तो अभी वो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सीधा सीधा क्या बता रहा हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा ये है, और उस पर न्यूमेरिकल पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, डेफिनेशन न्यूमेरिकल। उसके बाद अलग से टॉपिक आएगा वेगों का वितरण, है ना, और अगर डेरिवेशन की ज़रूरत होगी तो मैं कराऊँगा, नहीं तो नहीं कराऊँगा। तो ज़रा देखें, और सिलेबस वाइज क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से डेरिवेशन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। हाँ, इतना नोट करें, मैं पहला टॉपिक लेके चलता हूँ। हाँ देखें, मैंने लिखा है पहला वाला, वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास n नंबर में पार्टिकल है, n नंबर में पार्टिकल और सबका कुछ ना कुछ स्पीड है, तो हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग तरीके से स्टेप देखिए इसके मीनिंग को समझने के लिए, है ना। पहले मैथमेटिकली ही समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास n नंबर में कोई पार्टिकल है, ठीक है, n1 n2 ऐसा कुछ पार्टिकल है, और उन पार्टिकल का अलग अलग वेग ऐसा है, v1 है किसी का v2 है, किसी का v3 है, ऐसा हमारे पास वैल्यू है। कहाँ तक, हमारे पास जितना पार्टिकल है उसका सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है वेलोसिटी का, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, मैं एक साथ अलग अलग लिखा हूँ सबको, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा फिनोमेना क्या करता है कि इस स्पीड को आप ना पहले क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, ये दीजिए वर्ग कर दीजिए। पहले हमने वर्ग कर दिया, ठीक है, और वर्ग करके जोड़ दिए, और जोड़ के जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। अब इतने से क्या हुआ, ये हो गया वर्ग, एक शब्द डिफाइन हुआ, रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, उल्टा यहाँ इंग्लिश में उल्टा स्क्वायर, और फिर माध्य क्या करूँ, वर्ग का माध्य, तो सबको वर्ग करके या ऐसा बोल दूंगा वर्ग करके स्क्वायर करके सबको क्या कर दिए, मीन निकाल दिए, इतना मीन हो गया, और पूरे का क्या कर दिए, अंडर रूट कर दिए। तो यहाँ जो स्पीड बन के सामने आएगा वही क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखिए क्या क्या बोला भाई, हिंदी कोई भी एक को समझ लो। रूट का मतलब क्या है, ये अंडर रूट, और मीन का क्या मतलब है, या स्क्वायर मीन का क्या मतलब है, पहले स्क्वायर करते हुए मीन, एवरेज, ठीक। तो यहाँ पर वही है, वर्ग का मतलब ये है स्क्वायर, और माध्य मतलब ये मीन, और मूल मतलब अंडर रूट। तो ये है उसका डेफिनेशन। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास अलग अलग स्पीड होगा, तो सारे की स्पीड को जोड़ के उनके टोटल नंबर से जोड़ के सारे की स्पीड का स्क्वायर करते हुए जोड़े और टोटल नंबर से डिवाइड किए और अंडर रूट कर दिए, तो जो स्पीड बनता है वो कहलाता है RMS स्पीड। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हम लोग निकाले थे ना, इसको हम लोग वहाँ पर यूज़ किए थे U स्क्वायर बार ऐसे कुछ यूज़ किए थे, याद है। तो ये वही है, दोनों में से कोई भी यूज़ करो। अच्छा याद होगा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या था भाई, PV कर दूँ 1/3 m, कैपिटल M था, और ये U बार स्क्वायर ऐसा कुछ लिखे थे। ये U बार क्या था, वही RMS था। तो इसके जगह मैं क्या लिख देता हूँ भाई कि VRMS ऐसा लिख दूँ, VRMS लिख देता हूँ, है ना भाई, VRMS का स्क्वायर था ऐसे।
तो ये इतना है, स्क्वायर मत लगाना, ये न्यू बार ही VRMS है, तो ये VRMS का स्क्वायर था, ऐसा ही न्यू बार का स्क्वायर बोलोगे या VRMS का स्क्वायर, ऐसा तो कुछ था। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं, इसी से तुरंत निकल जाएगा। ये कहाँ से आया, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है ये, ठीक है। इसको उधर भेजो, 3 × P × V हो गया, और अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M ये, और इतना में क्या बच गया, VRMS का स्क्वायर बचा। एक स्टेप और बढ़ूँ, एक स्टेप और बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, VRMS का ये स्क्वायर है, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, सामने जाके अंडर रूट, और पूरे में हो जाएगा 3PV/M हो गया ना। और कोई अगर चाहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए लगाए तो PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूला से 3RT/M, ये फॉर आइडियल गैस, ठीक। फिर और भी कोई चाहता है कि मान लो बोलता है ये मास और ये वॉल्यूम, ये क्या है, मास और वॉल्यूम, ये डेंसिटी है, तो इससे क्या होता है 3P/डेंसिटी, और ये अंडर रूट है ना, डेंसिटी को आप स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दो ऐसे। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला VRMS का फॉर्मूला है। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन गैसेस से डिराइव हो गया, तो तुरंत ये तो छोटा था इसलिए डिराइव कर दिए। अब बाकी को थोड़ा सा बड़े एजम्पशन से डिराइव करना पड़ता है, तो बाकी को मैं और डिराइव नहीं करूँगा। अच्छा, आप लोग क्या देख सकते हैं कि RMS स्पीड, VRMS स्पीड, आप यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रोपोर्शनल टू √P है ना, प्रोपोर्शनल टू √P है, प्रोपोर्शनल टू √ यहाँ उल्टा इन्वर्सली टू M है, और प्रोपोर्शनल टू 1/√D है। ये दो इतने सारे रिलेशन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल उससे बनेगा, इससे न्यूमेरिकल आता है, टेम्परेचर दी, खासकर इससे टेम्परेचर दे दिया जाता है, गैस कांस्टेंट अपने को यूज़ करना है। कैसे बनेगा न्यूमेरिकल थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले तीनों फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए दूसरा वेलोसिटी का नाम है औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमको क्या बताता है, ज़रा समझे। बहुत सारे पार्टिकल वैसे ही जैसे पहले था, तो मैं बोलता हूँ ये क्या है, ये सामान्य रूप से एक औसत वेग है ना, गणितीय औसत है ना। इट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड, इट इज़ एन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड। सिंपली, एकदम सिंपली, इट इज सिंपली अर्थमेटिक, इन अर्थमेटिक स्पीड मीन ऑफ द स्पीड। कहने का मतलब यह गणितीय औसत वेग का, वेगों का गणितीय औसत है, गणितीय औसत मान है। ठीक है ना, यह गणितीय औसत मान है। अब यहाँ से चलो ठीक है कि गणितीय औसत मान है, ये हमने मान लिया। दूसरा ये है कि ठीक है भाई ये गणितीय औसत मान है, कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, या मीनिंग के हिसाब से देखो, वी एवरेज, अगर डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो क्या होगा, V1 + V2 + V3, ऐसा करते करते कहाँ तक, Vn तक, और डिवाइडेड बाय कितना पार्टिकल हो गए टोटल, 1 2 3 4 n से डिवाइड, ये कहलाएगा एवरेज नंबर। लेकिन मैं बोलता हूँ गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर मैं इसको डिराइव करूं तो इसका जो फॉर्मूला है उसको देखिए, ये मैं डेरिवेशन को अवॉइड करूंगा फिलहाल, यहाँ से ऐसा देखें तो ये हो जाता है 8PV/π×M, ये लीजिए, ये हो जाता है 8PV/π×M। अगर आप PV की जगह फिर से वही आइडियल गैस के लिए आप PV की जगह RT लगाना चाहते हो तो 8 × RT
अपॉन m। और ये मोस्टली ये सब आइडियल गैस के लिए ही है ना, आइडियल गैस के लिए ही स्टडी हुआ है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरा आइडियल गैस को समझाता है, तो ये उसी से आया हुआ है ना। अब क्या कोई चाहता है कि इसके जगह ये v और m की जगह डेंसिटी रखना चाहे, तो इसको डेंसिटी रखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा 8 और ये p और अपॉन ये पाई और ये डेंसिटी हो गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये दूसरा वे हो गया। एक तीसरा और चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायिकतम वेग। प्रायिकतम का मतलब होता है लगभग समझिए अधिकतम, है ना, अधिकतम संभावित। और अब कैसे समझें इसको, मैं बोलता हूँ प्रायिकतम वेग वह वेग है जो सबसे अधिक अणुओं के पास है। वापस बोलता हूँ, प्रायिकतम वेग वह स्पीड है जो सबसे अधिक नंबर में अणुओं के पास है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज दैट स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विच इज बियर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वापस देखिए, लिख देते हैं चलो, कि वह वेग जो सैंपल में उपस्थित, सैंपल जो भी दिए गए सैंपल की बात हो रही है, सैंपल में उपस्थित अणुओं में से सर्वाधिक अणुओं के पास हो, सर्वाधिक अणुओं के पास हो। है ना, या ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड विच इज retained by maximum number of molecule, maximum number of molecule is VMP, most probable velocity। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस लिखूं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, गैस के काइनेटिक इक्वेशन के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी मेथड से निकाल सकते हैं। V मोस्ट प्रोबेबल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए अंडर रूट फॉर्मूला 2PV अपॉन m, एक हो गया। कोई चाहता है कि RT, तो क्या कर देंगे भाई 2RT अपॉन m, कोई m और v की जगह में डेंसिटी चाहता है तो फिर 2P अपॉन डेंसिटी। ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि सैंपल में 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 में से 80 मॉलिक्यूल के पास ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 80 मॉलिक्यूल के पास। बाकी में से 15 और 5 ऐसे और बचा, 15 के 5 मान लो एक तरह से 25 की स्पीड है और इसके पास 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो यहाँ से देखो, ये जो 80 मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है ना, ये वाला स्पीड जो सबसे अधिक अणुओं के पास है, यही स्पीड क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ गए होंगे बात, कि जो स्पीड सबसे अधिक नंबर में अणुओं के पास हो वो स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे, नंबर को नहीं, स्पीड को बोलेंगे। उससे हायर स्पीड, और जनरली वो होता है लोअर, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये स्पीड जो सबसे अधिक अणुओं के पास है वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ग्राफिकली अगर दिखाऊं तो देखिए, मान लो इधर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेता हूं और इधर स्पीड लेता हूं, अलग अलग स्पीड। तो एक ग्राफ मान लो ऐसा हमने प्लॉट किया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, या इसका फ्रैक्शन भी लेते हैं, कई बार ऐसे dn अपॉन n लिख देते हैं, ये इसका भाग है, फ्रैक्शन जो स्पीड रखता है, प्रभाज बोल देते हैं, नंबर का प्रभाज है ना, उसमें से इतना टोटल में से कितना ऐसा। तो यहाँ जो देखो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ जो टच कर रहा है उससे संगत जो वेग होगा यही क्या है, VMP है। ये ग्राफ से भी दिखाया जा सकता है।
आई बात समझ में? जो नंबर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उससे जो संबंधित वेग है वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। क्लियर? तो डेफिनेशन हमने तीनों का बना दिया है। अब तीनों का फॉर्मूला मैंने लगभग सिमिलरिटी भी दिख रहा है, रूट सब में है, एम सब में है, पीवी सब में आ रहा है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर ली जाए कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए विभिन्न वेगों की आपस में तुलना, कौन कौन से वेग हैं भाई? एक वी आरएमएस है, दूसरा वी एवरेज है और तीसरा वी मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक है, वैल्यू वाइज देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? एक ही टाइप का फॉर्मूला को लिखना है। यहाँ था 3PV/m, यहाँ था 8PV/m, लेकिन नीचे पाई भी था डिवाइड में, ठीक है ना। और यहाँ देखो, यहाँ था 2PV/m। तो मैं कंपेयर करने के लिए, तुलनात्मक करने के लिए इसको काट देता हूँ। बचा क्या? √3। बचा क्या? यहाँ 8 और डिवाइड बाई 3.14 होता है पाई की वैल्यू, और यहाँ बचा 2। ठीक है, दोनों तीनों का अनुपात निकालने की कोशिश कर रहा हूँ या कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो 1.732, यहाँ होगा 1.414, है ना, और ये हो जाएगा 1.59 समथिंग, इसके आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट है 1.595। ये लो। अब आप देखिए सबसे बड़ा कौन है? ये, फिर ये, फिर ये ऐसे क्रम में बढ़ता है। और अगर मैं एक ग्राफ में इन सबको आपस में रिलेट करने की कोशिश करूं या ग्राफ में पुट करने की कोशिश करूं, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे दिखेगा? उसको एक साथ, मान लो हम तीनों स्पीड को एक साथ रखते हैं, यहाँ वही फ्रैक्शन ऑफ नंबर है और यहाँ पर स्पीड है। तो एक बार स्पीड धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे या नंबर बढ़ता है मॉलिक्यूल का, और एक समय के बाद वो घटता भी है ना, एक पर्टिकुलर किसी ताप पे। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये है v मोस्ट प्रोबेबल। इसके आगे जो नेक्स्ट स्पीड है वो होगा v मोस्ट प्रोबेबल, देखो सबसे कम रहेगा, और फिर है v एवरेज, और आखिरी में v आरएमएस होगा। तो आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा की ओर होगा। याद रखें, ये इधर की ओर स्पीड बढ़ रहा है तो आरएमएस सबसे टॉप में होगा। स्पीड को देखो ना, हाई ऊंचाई तो संख्या बता रहा है, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसके अणुओं की संख्या कम होगी। तो ये इधर स्पीड बढ़ रहा है, इधर अणुओं की संख्या कम हो गई है, और इधर अणुओं देखो स्पीड पीछे आ रहा है और अणुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये आरएमएस सबसे कम, फिर एवरेज, फिर सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, फिर एवरेज, फिर आरएमएस स्पीड में सबसे ज़्यादा, लेकिन संख्या में मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज़्यादा संख्या में, फिर एवरेज वाला, फिर आरएमएस वाला। ठीक है ना भाई, सीधी बात है। कोई अगर आप टॉप पोजीशन में किसी को पहुंचाना है, टॉप करेगा, क्लास में टॉप करना है, तो क्या एक से ज़्यादा लोग टॉप करेंगे? नहीं, एक ही जने टॉप करता है। तो टॉप करने वाले की संख्या हमेशा कम होती है ना, इसलिए वहाँ संख्या कम है बट वैल्यू ज़्यादा है। और धीरे धीरे जो एवरेज परसेंटेज होता है उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। एकदम फेल होने वालों को भी संख्या बहुत कम होता है। तो हम लोग हमेशा यहाँ से नापते हैं। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश है कि तुलनात्मक अध्ययन है। अब इस पर आता है न्यूमेरिकल, जैसे एकाध न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूँ करके। चलिए पहले इन सबको नोट करें। देखेंगे, ऑक्सीजन के अणु का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर वर्ग माध्य मूल वेग ज्ञात कीजिए। फाइंड दी वी आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई देखें, फॉर्मूला क्या है अपना, पहले तो कंडीशन देख लो। टेम्परेचर दिया है 27, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है उसको समझने के लिए ये जरूरी है। 27 को केल्विन में बदले तो 300 केल्विन हो गया, 273 जोड़ दिया जाए, है ना। और O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाएगा, 16 दूने 32, 32 ग्राम, है ना, 32 ग्राम हो गया। टेम्परेचर हो गया। अब हमको आरएमएस स्पीड पे चलना है, तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला ले लो। तो वी आरएमएस इक्वल्स टू √3RT/m, इससे काम चल जाएगा। हम R का वैल्यू जानते हैं। अब R का किस यूनिट में वैल्यू चाहिए वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो हम पहले ना यूनिट को देखना, मैं चेक कर रहा हूँ, यूनिट को चेक कर रहा हूँ। कैसे करते हैं थोड़ा सा समझो आप भी। यूनिट चेक कैसे किया जाए। R को मुझे स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। भाई ना, MKS सिस्टम में तो यही यूनिट है इसका, MKS में, SI में, सब में यही यूनिट है। तो एक कॉमन यूनिट पे चलेंगे हम, है ना। तो यहाँ MKS मीटर पर सेकंड में चलना है। तो ये हो गया टेम्परेचर का केल्विन, ये हो गया किलोग्राम, और ये हो गया R का जूल पर मोल
पर केल्विन, तो पर केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा, हमको स्पीड भी पर मोल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जूल का एक रूप है, फॉर्मूला है जूल का कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल का मतलब होता है ना, और पर मोल। तो यहाँ पर ये भी जूल पर मोल है और ये किलोग्राम पर मोल ये भी होता है भाई, है ना, मॉलिक्यूलर मास किलोग्राम पर मोल होता है, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल। अब यहाँ बचा ये और ये पर मोल कैंसिल हो गया है, नीचे बचा किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, और मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो मीटर पर, ये सॉरी उल्टा हो गया, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो पर सेकंड स्क्वायर देखो माइनस में एक एक बच जाएगा, रूट से निकलेगा तो कहने का मतलब यूनिट एकदम सही है। जूल का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा होता है। तो उसी में से किलोग्राम किलोग्राम को कटा और ये दोनों बचा, इन दोनों का रूट से बाहर निकाले तो एक एक पावर कम हो गया, आधा हो गया पावर। कहने का मतलब यूनिट हमको किस में चाहिए, आर का चाहिए जूल में, टेम्परेचर चाहिए केल्विन में, मॉलिक्यूलर मास चाहिए किलोग्राम में। किलोग्राम में चाहिए मॉलिक्यूलर मास, याद रखिएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल का जो मास होता है वो किलोग्राम नहीं है, ये ग्राम है। तो हमको इसको किलोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 32 माइनस 10 का पावर 3, ये देखो 32 इंटू 10 का पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। अब सही है। अब देखें तो जरा लगाएं, अब एक बार ही सीखना था, अब अगले में ज़रूरत नहीं है निकालने का, सीधा सीधा यूज़ करना। जिनको ये समझ में आया वो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा ये समझ जाओ मास को रखना है किलोग्राम में, मतलब जो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल वाला जो मास होगा ना उसको में इतना जोड़ देना, इतना रख देना है, ठीक है, बाकी सब सही है। और आर को रखना है जूल में, और आर का वैल्यू जूल में कितना होता है भाई, आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। चलिए रखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 3 इंटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है, यूनिट को अब चेक करने की जरूरत नहीं है। 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 32 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये लीजिए होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो जितना हो सकता है काटना होगा काट लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे अपन, है ना। तो ये ऊपर जाके 3 इंटू 8.314, राउंड अप में तो कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं देख रहा हूँ कि अगर बिना राउंड अप करे हो जाए तो ये 2 आ जाएगा, ये ऊपर जाके 5 हो जाएगा, तो 10 का पावर 5 हो रहा है, 10 का पावर 5, ठीक है। अब 10 का पावर 5 नहीं जम रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, और मैं राउंड अप कर रहा हूँ ना, आप देख लेना, 8 चौके 32 और 3 3 9, 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4, 3/2। हाँ, इसको मैं देख के बताता हूँ आपको, वैल्यू ये आया हुआ है 4.8, आप एग्जैक्टली सॉल्व कर लेना, 4.8 इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 नहीं, ये 4.8 इंटू 10 का पावर 4 नहीं होगा, ये इन्होंने सेंटीमीटर में निकाला है, हमको चाहिए था मीटर में, हमको चाहिए था मीटर में, तो हमने सही किया है, टेंशन नहीं लेंगे। चलो वैल्यू में दिखाता हूँ, ये अंदर का जो सॉल्व करोगे ना तो 9/4, 3 3 9, 9/4 आएगा लगभग, और 9/4 आएगा तो चलो एक बार ऐसा कर लेते हैं, ये राउंड अप किया हूँ ना, राउंड अप में कर रहा हूँ, आप लोग एग्जैक्ट कर लेना, 9/4 और गुना 10 का पावर माइनस +5, तो इसको ना 90 कर देता हूँ, 90/4 कर देता हूँ, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अब आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखो अंडर रूट में, और 10 का पावर ये बाहर निकाल दो तो 10 का पावर 2, अब यहाँ देखो 4 दूने 8, 1 बचा, और 4 दूने 8, 2 बचा, 4 पंचा 20, 22.5। अब 22.5 का रूट लगभग निकालोगे कितना आएगा, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पंचा 25, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ दिया हुआ है उसी से मैं यूज़ करता हूँ, 4.8 इंटू 10 का पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। ये हम राउंड अप में करते करते हुए सॉल्व किया हूँ, आप लोग एग्जैक्ट सॉल्व करना, ये मैथ्स वाला प्रॉब्लम भाई, अब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम यहाँ तक डाटा रखने तक था, उसके बाद आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप तैयार रहें इसके लिए। चलिए नोट करें इसको। ध्यान दें,
एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसको देखिए, किस ताप पर SO2 के अणुओं का RMS वेग 27 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के अणुओं के वेग के बराबर होगा। एक मिनट में देख लेता हूँ कि इसका नीचे का इंग्लिश वाला वर्जन सही है कि नहीं, क्योंकि हिंदी से मैंने इंग्लिश किया है ना, एक बार सुधारना पड़ेगा लग रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ O2, यहाँ पर गलत है। एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ SO2 बिकम इक्वल्स टू द RMS स्पीड ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलो इंग्लिश वाले थोड़ा सा देख लेंगे इसको। हाँ, वापस पढ़ें, किस ताप पर SO2 का RMS वेग, देखो केस क्या है, पहले एक SO2 मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है O2 मॉलिक्यूल। SO2 के लिए टेम्परेचर दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 300 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर O2 के लिए नहीं, फिर उल्टा कर रहा हूँ कि यहाँ ध्यान दें, हमको टेम्परेचर इसका निकालना है और यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री केल्विन, और पूछ रहा है कि किस ताप पर ये दोनों का RMS स्पीड क्या हो, यहाँ का RMS स्पीड और यहाँ का RMS स्पीड क्या हो, RMS स्पीड ऑफ SO2 एंड RMS स्पीड ऑफ O2 शुड बी इक्वल, ये दोनों बराबर हो, ऐसा हमारे पास कंडीशन दे दिया है। तो भाई बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं, दोनों का फॉर्मूला रखते हैं और इक्वल कर देते हैं, है ना। देखें कौन सा फॉर्मूला रखना चाह रहे हैं, कोई भी रखो आप, 3PV अपॉन M, ठीक है। यहाँ पर या टेम्परेचर वाला रखो, टेम्परेचर से पूछा हमको, 3RT अपॉन M, ये रहेगा सही। यहाँ पर भी 3RT अपॉन M। हाँ, अब देखिए क्या क्या ज़रूरत है उसको अननोन कर दो, ये R को R से काट दो, 3 को 3 से काट दो, और मास तो अलग अलग रहेगा भाई, है ना। यहाँ पर मास किसका रहेगा, SO2 का। SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, गिनो तो भाई, सल्फर का 32 और 16 दूनी 32, इसका भी तो 32 32 64, यहाँ पर 64, ठीक है। अब वो किलोग्राम में नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक ही बना मतलब है, कट जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 32 है, तो ये हो जाएगा M की जगह 32। अब यहाँ जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं वैल्यू रख देता हूँ, टेम्परेचर का केल्विन में कितना, 300 है, ये लीजिए। अब आराम से निकल जाएगा, रूट भी हटा दो चलेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर अपॉन 64 और यहाँ है 300/32, और हमको ये चाहिए, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि टेम्परेचर T इक्वल्स टू 64 उधर ले जाइए, तो 300 × 64/32 होगा। अब यहाँ से देखो 32 × 2 = 64 हो जाएगा, और 3 दूनी 600 केल्विन टेम्परेचर आ गया। और अगर हमको केल्विन के बजाय डिग्री सेल्सियस में वापस पूछे, तो इसमें आप क्या कर देना, -273 कर देना, जो आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, है ना भाई। प्लस में जोड़ते हैं तो केल्विन होता है, केल्विन में घटा दो, तो अभी ये केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं इसको, यहाँ 7 बचा, और यहाँ से 8 गया 2 बचा, और यहाँ से 3 गया 3 बचा, 327 डिग्री सेल्सियस ये आंसर होगा। याद रहे केल्विन में ही करके आंसर निकालना है, कब डिग्री सेल्सियस नहीं निकालना है कि सेम तो कैंसिल हो रहा है करके कर सकते हैं, बट यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इसलिए केल्विन से ही किया करें। तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, आप उनको प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना, अगले क्लास में मॉलिक्यूलर वेगों का मैक्सवेल वितरण नियम देखेंगे, ठीक है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, फिर उसी में औसत गतिज ऊर्जा, ये सब। चलिए आज इतना।